तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड वीडियो में। जो टॉपिक हमने भी स्टडी करना है, मीनिंग क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। सिंपल सी बात, इट रेफर्स टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोड्यूसर एंड सेलर। जब भी कोई प्रोड्यूसर या सेलर अनफेयर प्रैक्टिस करता है, किसके साथ? कंज्यूमर के साथ। तो कंज्यूमर को हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, उसका संरक्षण करना है, उसको सेफ करना है। तो यही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कभी कभी क्या होता है, उत्पादक माल बनाते हुए मिलावट कर देता है, बेचने वाला बेचते हुए प्रोडक्ट का वेट कम करता है। जैसे कि मान लो हम मंडी में सब्जी लेने के लिए गए या कुछ किराना की दुकान पे कुछ खरीदने के लिए गए, तो क्या होता है, हमको कम तोल के दिया जाता है या ज्यादा प्राइस ले लिया जाता है या घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट हमको सेल कर दिया जाता है। तो ये सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, गलत तरीके हैं, अनुचित व्यापार है ये अनुचित व्यापार कौन करता है? या तो बनाने वाला जिसने प्रोडक्शन की है, या बेचने वाला। तो इनके जो व्यवहार हैं, इससे सुरक्षा प्रदान करना ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग है। रियलिटी में क्या है आपको पता है, एक कंज्यूमर मार्केट का राजा होता है, कहते हैं ना कि उपभोक्ता बाजार का राजा है। अब सोचकर देखो कि राजा के साथ ही धोखा हो तो कहां तक ठीक है। तो सबसे पहली सुरक्षा तो राजा की होनी चाहिए। तो उपभोक्ता एक बाजार का राजा होता है। जितनी भी मार्केटिंग की एक्टिविटीज की जाती हैं, चाहे वो एडवर्टाइजिंग है, चाहे वो पर्सनल सेलिंग है, चाहे वो पब्लिसिटी है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, सारे काम करने से पहले हम किसको ध्यान में रखते हैं? कंज्यूमर को, कि कंज्यूमर को फैसिलिटी मिले, कंज्यूमर को प्रोडक्ट को लेकर कोई गड़बड़ी ना हो, कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस टाइम पर मिल जाए, सही जगह पर मिल जाए। तो जितने भी हमारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज होती हैं, उन मार्केटिंग की एक्टिविटीज का जो केंद्र बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट होता है, वो कौन होता है? एक कंज्यूमर होता है। तो हम चाहते हैं, हर प्रोड्यूसर चाहता है, हर उत्पादक चाहता है कि मेरे कंपनी की सेल हो, ज्यादा से ज्यादा हो, मेरा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके, प्लस वो ये भी चाहता है कि कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिले। क्या चाहता है? कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन भी मिले, सेल भी ज्यादा करना चाहता है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन भी चाहता है। हम जब भी कोई प्रोडक्शन करते हैं, जब भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, किसके अकॉर्डिंग करते हैं? कंज्यूमर के अकॉर्डिंग करते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज हैं मार्केटिंग की, वो भी कंज्यूमर को ध्यान में रखकर की जाती है, ताकि उसको बेनिफिट मिले, उसको सेटिस्फेक्शन मिले। क्योंकि अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई है तो हमारी सेल कंटिन्यू होती रहेगी, हम प्रॉफिट कंटिन्यू कमाते रहेंगे। पर रियलिटी में होता क्या है, सेल को इंक्रीज करने के सेल को इंक्रीज करने के लिए प्रोड्यूसर कभी कभी कुछ सही तरीके अपनाता है, तो कभी कभी गलत तरीके अपनाता है। अगर वो सेल को इंक्रीज करने के लिए सही तरीका अपनाता है, अगर सेल को इंक्रीज करने के लिए सही तरीका अपनाता है, तो उससे खुद को भी बेनिफिट, कस्टमर को भी बेनिफिट। अगर वो गलत तरीका अपनाता है सेल को इंक्रीज करने का, तो प्रोड्यूसर को, बेचने वाले को तो एक बार फायदा जरूर हो जाएगा, पर कस्टमर को कहीं ना कहीं उससे नुकसान ही होता है। तो ये पॉइंट्स हम देख लेते हैं कैसे हो सकता है। अगर प्रोड्यूसर या सेलर गुड्स की सेल ज्यादा करने के लिए सही तरीका अपनाएगा, खुद का भी फायदा, कंज्यूमर का भी फायदा। वो टेक्निक्स कौन सी है देखिए। क्वालिटीज अच्छी कर देना। क्वालिटी जब जब हम अच्छी करते हैं तो सेल क्या होगी? ज्यादा होगी, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंक्रीज हो ही जाता है। प्राइस कम कर देना। ट्रू एंड फेयर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना, सच्चाई बताना, फेयर इंफॉर्मेशन देना एडवर्टाइजिंग के अंदर। आफ्टर सेल सर्विस देना, कस्टमर को जैसा हमने बोला था वैसा ही हम उसको आफ्टर सेल सर्विस भी देंगे। कोई धोखाधड़ी वाला काम हम यहां पर नहीं करते। तो इससे क्या होगा, सेल तो इंक्रीज होगी ही, कस्टमर को भी फायदा, बनाने वाले मतलब प्रोड्यूसर को भी फायदा है। सेल इंक्रीज होती रहेगी, बेनिफिट कस्टमर को भी मिलते हैं और कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को भी मिलते हैं। पर एक बात मैं आपको अभी बता रहा था, कभी कभी प्रोड्यूसर क्या करता है, सेल को इंक्रीज करने के लिए कुछ गलत तरीके फॉलो करता है। इन गलत तरीकों की वजह से प्रोड्यूसर को तो फायदा हो जाता है, प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, पर कस्टमर को नुकसान होता है। कौन कौन से तरीके हैं?
अडल्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स के अंदर मिलावट कर देना। जैसा कि आपको पता है कि दिवाली के टाइम पे, कुछ फेस्टिवल के टाइम पर मिठाइयों के अंदर मिलावट कर दी जाती है, तो ऐसा ही मिलावट का कुछ काम कर देना। क्वालिटी कम कर देना, जो क्वालिटी कस्टमर ने चाही थी वो क्वालिटी हमने उसको अवेलेबल ही नहीं कराई। मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट देते हुए कुछ गलत बातें बता देना, झूठे प्रचार करना। शॉर्ट मेजर्स एंड अंडरवेट गुड्स, गुड्स मतलब बेचते हुए, प्रोडक्ट को सेल करते हुए उसको अंडरवेट करना है। जो एग्जांपल मैं आपको अभी दे रहा था, हम कहीं से कुछ खरीदने के लिए गए, खरीदना था 1 किलो, सामने वाले ने हमारे साथ धोखा किया, हमको सिर्फ 900 ग्राम दे दिया। या दूध लेने के लिए गए, लेना था 1 लीटर, सामने वाले ने हमको 950 ml ही हमको अवेलेबल कराया। तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट मेजर्स के फंडे हैं। इससे सामने वाला को तो फायदा हो जाएगा, कंज्यूमर का अल्टीमेटली नुकसान है। इसी तरह से क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल स्क्रेसी ऑफ द होर्डिंग ऑफ गुड्स, हम कभी कभी गुड्स की कहीं पर स्टोर कर लेते हैं, गुड्स को हमने गोडाउन में स्टोर कर लिया, मार्केट में ये दिखा दिया कि सेल करने के लिए प्रोडक्ट ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, बनावटी ऐसा पैदा कर देते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करने के लिए है ही नहीं। डिमांड बढ़ती जाती है, डिमांड बढ़ती जाती है, तो एकदम से क्या होगा, हम प्राइसेस हाई कर देते हैं। लॉकडाउन में भी ऐसा हुआ, लोगों के पास सेल करने के लिए था, फिर भी उन्होंने बहुत सारा गुड्स स्टॉक करके रखा। मार्केट में यह दिखाया गया कि गुड्स सेल करने के लिए नहीं है, तो बनावटी कमी पैदा कर देना। बनावटी कमी पैदा करने से क्या होगा, लोगों को यही लगेगा कि मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं आ रही है, मांगने वाले ज्यादा होते जाएंगे, प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हो जाएगा। तो ये सारे तरीके एक प्रोड्यूसर सेलर फॉलो करता है, इससे उसका खुद का तो बेनिफिट हो जाता है, सेल इंक्रीज हो जाती है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, पर कस्टमर का नुकसान होता है। ये तरीके आप लंबे समय तक नहीं अपना सकते। एक बार तो आप धोखा दे दोगे कस्टमर्स को, पर लंबे समय के लिए कस्टमर को धोखा देना पॉसिबल नहीं होता है। तो कंज्यूमर को बचाया कैसे जाए, इन धोखाधड़ी वाले तरीकों से, अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचाया कैसे जाए, तो इन सारी बातों का जवाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दिया हुआ है। इन सारी बातों का जवाब कहां पे दिया हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है। कंज्यूमर को लेकर जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज की जाती हैं वो कंज्यूमर को फोकस रख के की जाती हैं। फिर कौन कौन से फंडे ऐसे हैं जिससे सेल भी इंक्रीज होती है, कस्टमर को भी फायदा होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होती है, हमारी सेल भी इंक्रीज होगी, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और कुछ काम ऐसे हैं जिससे प्रोड्यूसर को तो फायदा हो जाएगा, खुद की तो सेल बढ़ जाएगी, खुद को तो प्रॉफिट मिल जाएगा, पर कस्टमर को नुकसान होता है। कस्टमर को इन तरीकों से कैसे बचाया जाए, इन सारी बातों के जवाब मैं आपके सामने फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दिए हुए हैं। तो आइए अब हम स्टडी करते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया। भारत में भी कस्टमर्स के साथ हुए कुछ शोषण के उदाहरण। पहला उदाहरण, पहला एग्जांपल, एक कार के टायर्स का एडवर्टाइजमेंट दिया गया था जिसमें यह दावा किया गया था कि ये टायर्स 25,000 किलोमीटर चलेंगे, जबकि ये सिर्फ कितने चल पाए, 5,000 किलोमीटर। दूसरा एग्जांपल, एक वॉशिंग पाउडर का एग्जांपल दिया गया था जिसमें एडवर्टाइजमेंट में कहा गया कि एक चम्मच वॉशिंग पाउडर अगर एक बाल्टी पानी में डाल दिया जाए, एक बाल्टी पानी के अंदर डाल दिया जाए तो उससे बहुत सारे कपड़े धुल सकते हैं, बाल्टी भरकर कपड़े आप धो सकते हो। जबकि सच्चाई ये थी कि इससे सिर्फ 2 ही कपड़ों की सफाई अच्छे से हो पाई। तो दावा झूठा निकला, कस्टमर्स के साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ। तीसरा जो एग्जांपल है सिगरेट का, एक सिगरेट की एडवर्टाइजिंग में यह कहा गया था कि इस सिगरेट में टार और निकोटीन की जो मात्रा है बिल्कुल कम है, जबकि टेस्ट किया गया, यही पाया गया कि इस सिगरेट में टार और निकोटीन की मात्रा उतनी ही थी जितनी की बाकी की सिगरेट्स में होती है। तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को धोखा देने के लिए, अपना प्रोडक्ट ज्यादा सेल करने के लिए कंपनी ने ऐसा एडवर्टाइजिंग में कहा। चौथा एग्जांपल, कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट कराया गया तो यह बोला गया कि इन कपड़ों को प्रेस करने की जरूरत नहीं है, सिले सिलाई कपड़े थे, प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा गया।
जबकि ये दावा भी झूठा पाया गया, क्योंकि कपड़ों को जब यूज किया गया तो वो कहीं ना कहीं खराब हो ही जाते थे, प्रेस की जरूरत उनको पड़ ही रही थी, तो ये दावा भी झूठा मिला। नेक्स्ट एग्जांपल है सनफ्लावर ऑयल का, सूरजमुखी का तेल। एक कंपनी ने दावा किया था कि इस ऑयल के अंदर विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन की भरपूर मात्रा है। ये एडवर्टाइजिंग एक नेशनल न्यूज़पेपर में दी गई थी, जबकि ये दावा भी झूठा पाया गया। इसी तरह से ही एक पॉलीकोटन, पॉलीकोटन वर्ड यूज किया जाता है कपड़ों के ऊपर। रियलिटी में पॉली का मीनिंग क्या होता है? पॉलिनोसिक, मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से सस्ता, मतलब एक ऐसा कॉटन, या ऐसा कह लीजिए कि एक ऐसा कॉटन है जो घटिया क्वालिटी का है, जो बिल्कुल सस्ता है। ऐसी नॉलेज कस्टमर्स को नहीं होती है, क्योंकि वो कपड़े के ऊपर क्या देख लेते हैं? पॉली कॉटन, पॉलिस्टर से कंपैरिजन कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स के साथ धोखा होता ही है। पॉली का मीनिंग क्या है? फिर से बता रहा हूं, एक पदार्थ, एक जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है पहले वाले प्रोडक्ट से भी काफी सस्ती है, कस्टमर्स को नॉलेज नहीं होती है, तो उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा होता ही है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इंस्टेंट नूडल्स। जैसे हम नूडल्स खाते हैं, इंस्टेंट नूडल्स की जो पहले पैकिंग आती थी, स्टैंडर्ड पैकिंग हर कंपनी के लिए फिक्स की हुई थी कि आपको पैकिंग के अंदर सिर्फ 100 ग्राम ही नूडल्स डालने हैं, स्टैंडर्ड पैकिंग। पर कुछ कंपनीज की पैकिंग के अंदर नूडल्स की मात्रा 80 ग्राम पाई गई, सिर्फ 80 ग्राम, तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स के साथ धोखा हो रहा था। अगला एग्जांपल, एक लेडी अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल जाती है। पेट में एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स, पर डॉक्टर ने क्या किया? ऑपरेशन के टाइम पर निकालना अपेंडिक्स था, पर ऑपरेशन के टाइम पर गाल ब्लेडर निकाल दिया, तो उस लेडी की वहीं पर डेथ हो जाती है। तो ये भी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का एग्जाम्पल है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे सामने भी कभी कभी आते हैं, हम देखते भी हैं। दुकान पर खरीदने के लिए गए, 1 लीटर दूध लेना था, सामने वाले ने हमको 950 ml दे दिया। 1 किलो चीनी लेने के लिए गए, सामने वाले ने हमको तोल कर 900 ग्राम दे दी। कुछ खरीदने के लिए मंडी में सब्जी जाते हैं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाती है। तो ये सारे एग्जाम्पल एक कस्टमर्स के साथ होने वाले शोषण के हैं, मतलब कस्टमर के साथ जहां पर भी धोखाधड़ी होती है वो सारी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के अंडर में आती है। तो इससे संरक्षण कैसे मिले, कंज्यूमर का बचाव कैसे हो, इन सारी बातों के जवाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दिए हुए हैं। तो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं, हमको अपनी बातों के जवाब मिल जाएंगे कि अगर रियल लाइफ में हमारे साथ भी ऐसा कोई धोखा होता है तो हम इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ आवाज कैसे उठा सकते हैं। तो आइए अब हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। सिंपल सी बात है, एक कस्टमर बाजार का राजा कहा जाता है। अगर हम इस राजा को सम्मान ना दें, इस राजा की रिस्पेक्ट ना करें, तो रह क्या जाएगा। इस राजा को अगर हम मार्केट में से गायब कर दें तो मार्केट किस काम की, खरीदेगा कौन, बनाएंगे हम किसके लिए? नहीं, कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस कस्टमर की, इस कंज्यूमर की, इस ग्राहक की सुरक्षा करनी हमारे हाथ में है, इसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। क्योंकि अगर हम इसको प्रोटेक्शन देंगे तो इससे एक कस्टमर का भी फायदा है, बिजनेस का भी फायदा है। क्योंकि मान लीजिए हमने कस्टमर को गलत प्रोडक्ट बेचा, प्राइस ज्यादा ले लिया या मिलावट कर दी उसके प्रोडक्ट में, एक बार तो हम उसको धोखे से प्रोडक्ट बेच देंगे, पर सोच के देखिए क्या वो आपका प्रोडक्ट अगली बार खरीद लेगा? नहीं, आपके बिजनेस को ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि अगर एक कस्टमर सेटिस्फाई होता है, हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो बार बार आता है, हमारा प्रोडक्ट बार बार बिकेगा, सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, बिजनेस लंबे समय तक चल सकता है। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस है कि अगर हम एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर देते हैं, उसको सुरक्षा दे देते हैं, तो उसको तो फायदा होगा ही, एक कस्टमर को तो फायदा होगा ही, बिजनेस को भी फायदा होगा। तो इसलिए हम इस टॉपिक को दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस, एक कस्टमर के लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। सिंपल सी बात, 3 पॉइंट हमने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस करने हैं। तो पहला पॉइंट है कंज्यूमर इग्नोरेंस। हमारी लाइफ में अक्सर होता क्या है, हम अपने अधिकारों को अनदेखा करते हैं।
अधिकारों को प्रयोग करना सीखते ही नहीं है। ये पता होते भी कि इस बात के अगेंस्ट हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, फिर भी हम अपनी आवाज नहीं उठाते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जिनको अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, दूसरे वो जिनको अधिकारों के बारे में पता नहीं होता है। जिनको नहीं पता है उनको भी हमने जगाना है, जिनको अपने अधिकारों के बारे में पता है उनको भी जगाना है। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो भी बना हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो इंपॉर्टेंस है वो इसी बात पर जोर देती है कि हमें कस्टमर्स के अधिकारों को उनसे अवगत कराना है, उनको बताना है कि ये आपका अधिकार है। अदरवाइज क्या होता है, जब भी हमारा समाज में, मार्केट में शोषण होता है, जीवन में शोषण होता है, कोई हमारे साथ गलत करता है, हमको हमेशा जीवन में यही लगता है कि ये जिंदगी में एक हिस्सा है, ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, हम ये मानकर चलते हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग ही नहीं करते। कभी भी उस अन्याय के खिलाफ हम आवाज ही नहीं उठाते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो पहली इंपॉर्टेंस है वो इसलिए बनी हुई है कि हम कस्टमर को जागृत करें, उनको जगाएं कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें। हमारे साथ कहीं पर मिलावट वाली चीज हमको मिली, हमको कहीं से प्रोडक्ट मिला ज्यादा प्राइस में, हम उसको चुपचाप लेकर आ जाते हैं, आवाज ही नहीं उठाते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंस है, वो कस्टमर के लिए ही है कि उनको उनके अधिकारों से अवगत कराओ, उनको जगाओ, ताकि वो अपने अधिकारों के खिलाफ, अधिकारों के लिए लड़ सकें। अधिकारों का जहां जहां हनन होता है, आपके अधिकारों का जहां भी दुरुपयोग लोग करते हैं, उनके अगेंस्ट हमको आवाज उठानी आनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि हमको अनदेखी नहीं करनी है। अभी इस अनदेखी से बचने के लिए कंज्यूमर्स को क्या कराया जाता है, उनके राइट्स से उनको अवगत कराया जाता है, जगाया जाता है कि आप अपने राइट्स का प्रयोग करो, जहां भी आपके साथ शोषण होता है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। तो हम अपने राइट्स के लिए अवेयर नहीं होते हैं, अवेयर होते भी हैं तब भी हम आवाज नहीं उठाते हैं, अपनी वॉइस को उठाते नहीं हैं। तो ये हम अपनी लाइफ का या मार्केट का पार्ट लेके चलते हैं, हमको लगता है कि हमारी जिंदगी का हिस्सा है, या हमारी मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे शोषण होते ही रहते हैं और हम चुपचाप सहते रहते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है, लोगों को एजुकेट करता है, शिक्षा देता है, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ो, गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। आजकल हम सब लोग ना असंगठित होकर रहने लगे हैं, हम सब लोग मिलकर नहीं रहते हैं। सोचकर देखो कि अगर हमने किसी को एक थप्पड़ लगाना हो एक उंगली से, क्या उसको लगा पाओगे? नहीं। दो से नहीं। अगर किसी को थप्पड़ लगाना हो तो कैसे, पूरे हाथ का हमें प्रयोग करना होगा। इसी तरह से ही अगर हमको अपने अधिकारों के लिए लड़ना है तो हमको क्या करना होगा, सबको मिलके आवाज उठानी होगी। क्योंकि अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो हमको किसी बाहर के कानून की भी जरूरत नहीं होती है। मान लो आपके साथ मार्केट में कुछ गलत हुआ, अगर एक व्यक्ति अकेला आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, कोई सुनता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। पर अगर सभी लोग मिल जाते हैं, सभी उपभोक्ता एक साथ मिलकर शोषण के विरुद्ध अगर आवाज उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई होती है, न्याय मिलता ही है, जस्टिस होता ही है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको ऑर्गेनाइज्ड होना होगा। ऑर्गेनाइज्ड होने का मतलब है कि सभी को एक साथ मिलना होगा और अधिकारों के लिए हमें लड़ना होगा। जहां भी गलत होता है उसके खिलाफ एक साथ मिलकर आवाज उठानी होगी। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति आवाज उठाएगा, तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, अकेला व्यक्ति आवाज उठाएगा तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। सब मिलकर अगर आवाज उठाते हैं अन्याय के खिलाफ तो कहीं ना कहीं लड़ाई जारी होती है और आपके अधिकारों की सुरक्षा भी होती है और आपको आपका हक हमेशा मिलता ही है। तीसरा पॉइंट है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के साथ कहीं ना कहीं आजकल शोषण हो ही रहा है, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। मिलावट कर देना, घटिया क्वालिटी की चीजें, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, गलत तरीकों की एडवर्टाइजिंग, गलत गलत बातें प्रेजेंट करना, झूठी बातें बताना, कस्टमर को अपने झांसे में फंसा लेना। आप कहीं प्रोडक्ट खरीदने के लिए गए, मंडी में कुछ खरीदने के लिए गए, सब्जी खरीदने के लिए गए, उसका वेट आपको कम दे देना। कहीं से पैकेट खरीदा आपने 1 किलो का, उसमें मान लो 950 ग्राम या 970 ग्राम निकला। या कहीं पर आप कुछ लेने के लिए गए लीटर में, तो आपको कम मेजर करके दिया गया। इसी तरह से ही काला बाजारी भी होती है। किस तरह, जैसे कि कोरोना के टाइम पर प्रोडक्ट अवेलेबल था मार्केट में, पर कुछ लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट को मार्केट से हटाकर साइड में स्टॉक कर लिया।
प्रोडक्ट को सेल करना बंद कर दिया गया। स्टॉक होने की वजह से क्या हुआ, मार्केट में तो प्रोडक्ट नहीं उतर रहा, अभी मार्केट में मांगने वालों की डिमांड ज्यादा हो गई। अब प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो लोग रेडी थे जो ज्यादा प्राइस देने के लिए भी तैयार थे। तो प्रोडक्ट अवेलेबल किनको हुआ, जो ज्यादा प्राइस दे सकते थे। तो इसको हम बोलते हैं कि हम एक होर्डिंग कर लेते हैं गुड्स की अलग से, डिमांड ज्यादा हो जाती है, प्राइस फिर ज्यादा करके बेचते हैं। एक बनावटी कमी पैदा कर देते हैं कि हमारे पास जैसे कि प्रोडक्ट बेचने के लिए है ही नहीं। तो इससे क्या होता है, उपभोक्ता को नुकसान होता है। जो प्राइस उसको नॉर्मल पे करना था, अब उसको प्राइस ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लम तो होती ही है। तो इन सब से सुरक्षा देना, इन सारी प्रॉब्लम से उनको निजात दिलाना, सेफ्टी देना उनको, तो इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है, ताकि लोगों को जगाया जाए, उनके अधिकारों से उनको अवगत कराया जाए। तो 3 टॉपिक हमने स्टडी किए कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ही क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल सी बात है, देखो मार्केट में से अगर हम एक कस्टमर को गायब कर दें तो मार्केट का कोई मतलब नहीं रह जाता। हम मार्केट में प्रोडक्ट सेल किसको करेंगे, कस्टमर तो है ही नहीं। तो कस्टमर को प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। तो कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, पीछे वाली वीडियो में देखा। अब बिजनेस के लिए क्या बेनिफिट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर कस्टमर ही नहीं है तो बिजनेस का भी क्या मोटिव रहेगा, बिजनेस का भी क्या टारगेट रहेगा, क्या करेंगे हम बिजनेस करके। तो बिजनेस डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। तो हम देखते हैं कि बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। हर बिजनेस चाहता है कि मैं बहुत लंबे समय तक चलूं, मेरा प्रोडक्ट सेल होता रहे, प्रॉफिट कमाता चलूं। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर देते हो। क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो वो बार बार आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा, दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करेगा कि भाई इसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदियो। तो क्या होगा, हमारी सेल इंक्रीज होगी, सेल इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे तो हम काफी लंबे समय तक बिजनेस कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली एक कस्टमर को सेटिस्फाई करने का काम किसका होता है, बिजनेस का होता है। जो मैक्सिमम सर्विसेज आप कस्टमर को दे सकते हैं दीजिए, कस्टमर को जितना आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कीजिए। तो कस्टमर को सेटिस्फाई आप तभी कर पाओगे जब तक आप कोई भी गड़बड़ नहीं कर रहे कस्टमर के साथ। जिस दिन आपने कस्टमर्स के साथ गड़बड़ करनी स्टार्ट कर दी, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने का काम कैसे हो सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से। क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमको बताता है कि हमको मिलावट नहीं करनी, प्राइसेस फेयर रखने हैं, गड़बड़ नहीं करनी, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग नहीं करनी। इससे क्या रहेगा, कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा, हमारा प्रोडक्ट खरीदता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्सेज। हमको पता है कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम सोसाइटी से ही सारी रिसोर्सेज लेते हैं, चाहे वो मनी है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो मशीन है, चाहे वो कुछ भी है, वट जो भी हम यूज करते हैं बिजनेस में, ये सारे रिसोर्सेज कहां से आते हैं, सोसाइटी से आते हैं। अब सोचकर देखिए कि जब हम इतने सारी चीजें सोसाइटी से ले रहे हैं तो क्या हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि सोसाइटी को हम रिटर्न में कुछ दें। तो हमारा ये ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है हमारा, कि हम सोसाइटी को सेटिस्फाई करें, सोसाइटी के साथ गलत ना करें, मिलावट वाली चीजें ना दें, प्राइसेस फेयर रखें, घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल ना करें। तो हमारा ये ड्यूटी बनता है कि सोसाइटी से ही हम सब कुछ ले रहे हैं। तो अगर सोसाइटी को अगर आप कुछ रिटर्न में देना चाहते हो तो कम से कम उनके साथ कोई गड़बड़ मत करो, उपभोक्ताओं का शोषण मत करो। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में जानते हैं, जब हम कंज्यूमर्स के साथ कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं। क्योंकि मान लो हमने सोसाइटी के साथ गड़बड़ करना स्टार्ट कर दिया, तो सोचकर देखो, क्या आपके पास लेबर काम करने के लिए आएगी, क्या कोई आपकी फर्म में मनी इन्वेस्ट करेगा, नहीं। क्या कोई आपको मशीन सेल कर देगा, नहीं। क्योंकि मशीन अगर आपको किसी ने सेल कर भी दी, सोसाइटी के साथ हम गड़बड़ कर भी रहे हैं, तो क्या हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, क्या हमारा प्रोडक्ट सेल हो पाएगा, नहीं। तो सोसाइटी को भी हमें रिटर्न में कुछ देना होता है, क्योंकि सोसाइटी से ही तो हम सब कुछ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे ऊपर एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता है, क्योंकि हम काफी सारे पार्टीज से कांटेक्ट में रहते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज प्रोडक्शन में काम देते हैं, गवर्नमेंट
हमारा हेल्प करती है, पॉलिसीज बनाती है, उन्हीं पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हमको काम करना होता है। पब्लिक, पब्लिक से हम ये सब कुछ लेने में लगे हैं। सप्लायर्स, हमको गुड सप्लाई करते हैं। कस्टमर, हमारा मार्केट का मेन फोकस पॉइंट हो गया। अब सोचकर देखो कि इन सारे पॉइंट्स में से अगर हम सिर्फ एक इस पर्सन को गायब कर दें, बिजनेस में से हम इसको गायब कर दें, तो क्या बाकी की कोई इंपॉर्टेंस रह जाएगी? नो। तो इन सारे पार्टीज में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कस्टमर्स। इसलिए कस्टमर्स को प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सबसे ज्यादा किसके लिए है? कस्टमर्स के लिए, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई है, गवर्नमेंट कोई पंगा नहीं करेगी, इंप्लॉइज हमारे काम करते रहेंगे, पब्लिक हमारे लिए पॉजिटिव रहेगी, सप्लाईज हमको मिलती रहेगी, और तभी तो हम प्रोडक्शन करते रहेंगे। कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई नहीं है तो सप्लाईज लेने का भी क्या फायदा, गुड्स लेकर क्या फायदा, बेचेंगे किसको? क्योंकि कस्टमर तो सेटिस्फाई नहीं है। पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक हमारे लिए नेगेटिव व्यू रखेगी, क्योंकि कस्टमर्स को हमने सेटिस्फाई नहीं किया। गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, टांग अड़ाएगी, बिजनेस हमको बंद करना पड़ेगा। एम्प्लॉइज का क्या करोगे? कस्टमर तो सेटिस्फाई नहीं है, प्रोडक्शन किसके लिए करोगे? प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे तो एम्प्लॉइज का बेनिफिट क्या रह गया? तो हमारा मेन फोकस पॉइंट कौन है? कस्टमर है। कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है मोरल जस्टिफिकेशन। हमारे कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, जैसे हमको पता है कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं करना है, किसी के साथ गड़बड़ नहीं करनी है, एग्जाम में नकल नहीं करनी है। ये सारे नैतिक मूल्य होते हैं। बिजनेस के भी कुछ नैतिक मूल्य होते हैं। अगर आप बिजनेस करते हो तो हमको मिलावट वाली चीज नहीं बेचनी, प्राइस ज्यादा नहीं लेने, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, गलत एडवर्टाइजमेंट नहीं करानी, किसी को झूठी बात बताकर प्रोडक्ट सेल नहीं करना। ये बिजनेस के मोरल वैल्यूज होती हैं, मोरल वैल्यूज होती हैं। मोरल जस्टिफिकेशन के अंदर हमको अडल्ट्रेशन नहीं करना, घटिया किस्म का माल नहीं बेचना, एडवर्टाइजिंग गलत नहीं करवानी, जमाखोरी नहीं करनी, बनावटी कमी नहीं दिखानी, वेट कम करके नहीं देना, मेजरमेंट हमको कम करके नहीं देनी, मतलब कस्टमर के साथ हमको धोखाधड़ी करने वाली कोई भी टेक्निक को फॉलो नहीं करना चाहिए। ये मोरल वैल्यू होती है हर इंसान की, हर बिजनेस की। नैतिक मूल्य, तो नैतिक मूल्यों को पालन करना अगर आप करते हो, अगर कोई बिजनेस इन मोरल वैल्यूज को फॉलो करता है, तो इसका मतलब है कि वो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए सोच रहा है, कंज्यूमर्स के लिए, कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। तो इसलिए हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है बना हुआ है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट आपके बिजनेस में कब इंटरफेयर करती है? जब हम बिजनेस के आड़ में आकर कस्टमर्स के साथ कुछ गड़बड़ करते हैं, बिजनेस टांगड़ आएगी। हमने कस्टमर्स के साथ गड़बड़ की, मिलावट वाली चीजें दी, कुछ लोग मिलकर आपके बिजनेस के अगेंस्ट आवाज उठाएंगे, आवाज नहीं सुनी जाएगी तो वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे, गवर्नमेंट को टांग अड़ानी पड़ेगी बीच में, गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। और जिस बिजनेस में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, आप ये मानकर चलना कि उस बिजनेस की गुडविल साख हमेशा कमी ही होती है। तो अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तरह काम करते रहो, कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए काम करते रहो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को ध्यान में रखो, बस इतनी सी बात है। तो गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, हमारी गुडविल बनी रहे, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। उपभोक्ताओं को सुरक्षा दो, कुछ गड़बड़ मत करो, झूठी एडवर्टाइजमेंट मत दो। तो ये सारे काम हमको करते रहना होगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर कौन कौन से लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल है, वो सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो बना हुआ है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की स्थापना क्यों की गई थी? कंज्यूमर्स के साथ कहीं ना कहीं शोषण तो होता ही है, मिलावट वाली चीजें मिलना, अपूर्ण सेवाएं, सर्विस किसने पूरी देने की बात की, सर्विस पूरी नहीं मिली। फॉर एग्जांपल मान लो आपको कहा गया था आफ्टर सेल सर्विस देंगे, प्रोडक्ट सेल कर दिया, उसके बाद आपका प्रोडक्ट मान लो खराब हुआ, कंपनी ने उसको ठीक नहीं करके दिया, इसको बोलते हैं अपूर्ण सेवाएं। सेवाएं सर्विसेज कंप्लीट नहीं की, डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे देना, प्रोडक्ट में मिलावट करके दे देना, प्राइस ज्यादा ले लेना, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग जिससे आप धोखे में आकर प्रोडक्ट को खरीद लेते हो। तो इन सभी से कस्टमर की सुरक्षा हो, इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की स्थापना की गई थी। तो इस एक्ट का काम क्या है? कस्टमर्स को सुरक्षा देता है, अधिकारों से अवगत कराता है, कस्टमर्स अपने अधिकारों का प्रयोग करते रहें। तो अधिकारों का प्रयोग करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर थ्री टायर जुडिशरी, थ्री टायर मशीनरी की भी स्थापना की गई है। इसके अंदर कस्टमर अपने अधिकारों के लिए डिस्ट्रिक्ट फॉर्म,
स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन के अंदर जा सकता है। प्लस कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की भी स्थापना की गई है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या करती है? कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दिलाने के लिए उनके फेवर में बात करती है, प्लस कंज्यूमर्स को एजुकेशन देने का काम करती है ताकि उनको अपने राइट्स का ज्ञान हो, अपने अधिकारों का उन्हें पता हो और अपने अधिकारों का एक कस्टमर सही प्रयोग करता रहे। तो डेफिनेटली जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, बहुत ही पावरफुल है ये, जिसके अंडर में आप अपने अधिकारों को जान सकते हैं। अगर हमारे साथ कहीं पर गड़बड़ होती है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप बिजनेस पर केस भी कर सकते हो। तो इसके लिए आप स्टेट फॉर्म, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन और डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की भी हेल्प ले सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? हम जब भी किसी पर्सन से कोई लीगली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, काम को करने का अनुबंध करते हैं, तो उस अनुबंध के ऊपर, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये एक्ट अपने आप ही अप्लाई हो जाता है। इस एक्ट के अंदर साफ साफ वो सब बातें लिखी हुई हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले पार्टीज के राइट्स के बारे में बताती है। मान लो दो लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, दो पार्टीज है मान लो ए और बी, तो दोनों के क्या राइट्स हैं, दोनों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर इन दोनों में से भी कोई गड़बड़ करता है तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं। प्लस इस एक्ट के अंदर वो सारी कंडीशंस भी लिखी हुई हैं कि अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी के अगेंस्ट कुछ गड़बड़ करती है या कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करती है तो दूसरे वाली पार्टी को क्या अधिकार है, दूसरे वाली पार्टी को कैसे सुरक्षा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, कंडीशंस अप्लाई थी, ए ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तो इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि बी को सुरक्षा कैसे मिलेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इस एक्ट के अंडर में ये बातें लिखी हुई हैं कि एक बायर को प्रोटेक्शन कैसे मिल सकती है अगर खरीदने वाले ने सेल की कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को सेल नहीं किया। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसी ऐसी क्वालिटीज हैं, ये सब है, पर मैंने आपको प्रोडक्ट सेल कर दिया। प्रोडक्ट सेल करने के बाद आपको पता चला कि उस गुड्स में, उस प्रोडक्ट में ऐसी क्वालिटीज है ही नहीं। तो ये एक्ट बताता है कि गुड्स अगर हम परचेज करते हैं वो उस अकॉर्डिंग नहीं है जिस अकॉर्डिंग उसको सेल किया गया था, तो एक बायर को, खरीदने वाले को सुरक्षा कैसे मिलेगी। नेक्स्ट है द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इस अधिनियम के अंडर में, इस एक्ट के अंडर में कुछ स्पेशल बातें लिखी गई हैं। इनका एम क्या है, इसका टारगेट क्या है? कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे कंट्रोल करना, सप्लाई पे कंट्रोल करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इस पर कंट्रोल करना कि सही जगह पर सही सप्लाई होती रहे, डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे। कंट्रोल ओवर प्राइस, कभी कभी कुछ कंपनीज क्या करती है, लगातार प्राइसेस को इंक्रीज करती रहती है, तो ये एक्ट क्या करता है, कंट्रोल करता है। कुछ अनसोशल एक्टिविटीज होती हैं जैसे ब्लैक मार्केटिंग करना, होर्डिंग ऑफ गुड्स, बनावटी कमी पैदा करना, इस पर कंट्रोल करने का काम है इस एक्ट का। अब होर्डिंग ऑफ गुड्स क्या होता है, ये टॉपिक हमने पीछे वाली वीडियोस में एक दो बार डिस्कस कर लिया है, तो पीछे वाली वीडियोस में आप अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937। इस एक्ट के अंडर में यह लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर की जो भी गुड्स हैं उनकी क्वालिटीज क्या होगी, क्वालिटीज के अकॉर्डिंग हमको उनको कैसे कैसे अलग अलग कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज करने के लिए फिर उनको कुछ स्पेशल सिंबल भी दिए गए हैं। मान लो एग्रीकल्चर की मान लो 10 गुड्स हैं, अलग अलग है, अलग अलग क्वालिटीज हैं, तो हर क्वालिटीज की गुड्स पर उनके अकॉर्डिंग ही सिंबल लगा होता है। सिंबल हमने सबको अलग अलग दिए हैं ताकि हम प्रोडक्ट देखकर ही पहचान सकें कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। तो स्पेशल प्रोविजंस भी कुछ दिए गए हैं इस एक्ट के अंडर में। कुछ स्पेशल गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए एक स्टैंडर्ड भी फिक्स किया गया है, एक स्पेशल मार्क भी दिया गया है जिसको बोला गया है एग मार्क, जिसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो सिंपल सी बात है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट है 1937, इसमें प्रोविजन है गुड्स की क्वालिटी को चेक करने का। एग्रीकल्चर की जो भी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्ट जो भी होता है उसकी क्वालिटी को चेक करने के प्रोविजन है। क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट को हम कैटेगराइज करते हैं, कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम उनके ऊपर स्पेशल सिंबल लगाते हैं ताकि प्रोडक्ट को पहचाना जा सके। और
कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड फिक्स करने के अकॉर्डिंग एक AGMAR मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग का भी एक सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द प्रिवेंशन ऑफ द फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। मान लीजिए आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया जिसमें मिलावट है, तो आपको संरक्षण कैसे मिलेगा, आपको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी, इन सारी बातों के प्रोविजन इस एक्ट के अंडर में दिए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा द स्टैंडर्ड्स ऑफ द वेट्स एंड मेजर एक्ट 1976। मान लीजिए हमको कहीं पर कोई ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जिसमें वेट उसके अकॉर्डिंग नहीं है, कम माप कर या कम तौल कर कोई प्रोडक्ट दिया गया, तो हमें क्या करना है, उसके अगेंस्ट आवाज उठानी है, उससे रिलेटेड प्रोविजन, उससे रिलेटेड बातें इस एक्ट के अंडर में दी हुई हैं। नेक्स्ट है हमारा द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। मतलब अगर कोई भी कंपनी या कोई मैन्युफैक्चरर ट्रेडमार्क का गलत उपयोग करता है, किसी कस्टमर को, किसी कंज्यूमर को अगर इसकी वजह से नुकसान हो जाता है, तो कस्टमर को कैसे प्रोटेक्शन दी जाए, इससे रिलेटेड प्रोविजन इस एक्ट के अंडर में दिए गए हैं। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 से पहले इसकी जगह पर यह बना हुआ था, पर इसको अभी रिप्लेस कर दिया गया है, इसकी जगह पर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 आ गया है। नेक्स्ट है हमारा द कंपटीशन एक्ट 2002। पहले था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, पर इसको रिप्लेस कर दिया गया है, अब आ गया है कंपटीशन एक्ट 2002। इसके अंडर में क्या है, दिस एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर अगेंस्ट द एक्टिविटीज हिंडरिंग कंपटीशन बाय बिजनेसमैन इन द मार्केट। कभी कभी बिजनेसमैन क्या करते हैं, बाजार प्रतियोगिता में बाधा डालने वाली कुछ एक्टिविटीज करते हैं, उन एक्टिविटीज की वजह से कस्टमर को नुकसान होता है, तो कस्टमर्स को प्रोटेक्शन देनी बहुत जरूरी होती है। तो कस्टमर्स को प्रोटेक्शन देने से रिलेटेड प्रोविजन इस एक्ट के अंडर में दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। ये एक्ट क्या करता है, गुड्स की क्वालिटीज के स्टैंडर्ड फिक्स करता है, स्टैंडर्ड वाइज प्रोडक्ट को कैटेगराइज करता है, उन्हें ISI का मार्क देता है। जो प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का होता है डेफिनेटली उसको ISI का मार्क दिया जाता है। किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर ISI का मार्का लगा हुआ है तो मतलब वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है ISI के मार्का लगा होने के बावजूद भी, तो आप उस कंपनी के अगेंस्ट, उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। इसके लिए ये एक्ट आपको आपसे कंप्लेन आपकी सुनता है, इसके लिए एक अलग से स्पेशल ग्रीवेंस सेल भी बनाई गई है जिसमें आपको संरक्षण प्रदान किया जाता है, आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, आपकी कंप्लेंट्स को सुना जाता है। तो ISI मार्क देना BIS स्कीम के अंडर में, प्लस इस एक्ट के अंडर में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को भी स्थापित किया गया है। तो इस टॉपिक के साथ ही हमारा ये वीडियो का जो टॉपिक था लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे।